आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मस्करेनिक रिसेप्टर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने निकेटिव निकोटिनिक रिसेप्टर डिस्कस कर लिया था, जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर का ही एक टाइप्स है। ये भी मस्करेनिक रिसेप्टर है। तो लास्ट क्लास का याद अगर है हमारा वीडियो देखिएगा, तो उसमें कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं। एक तरह था निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्करेनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर्स को भी सब टाइप्स उनके सेलेक्टिव एगोनिस्ट के आधार पे जो है डिवाइड किया गया था। न्यूरोनल टाइप का एन और मसल टाइप का एनएम, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता था। अभी मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। मस्करेनिक रिसेप्टर भी हम जो वैसे तो 5 तरह के होते हैं, लेकिन जो मेन करेक्टरिस्टिक्स वाले हैं वो M1 M2 और M3 होते हैं। होते तो 5 है, लेकिन जो M4 और M5 टाइप का वो वेल नोन नहीं है। उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ही लेस डिफाइंड है। लेकिन M1 M2 M3 इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो वेल नोन है और जो है इम्पॉर्टेंट भी है। तो जो M1 रिसेप्टर्स हैं वो इनका हम देखेंगे सारे मस्करेनिक रिसेप्टर का कि लोकेशन क्या है, इनका फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें एक बार लर्न हो गई, उनका लोकेशन लर्न हो गया कि और उनका बिहेवियर मैकेनिज्म कैसा है, ये सब लर्न हो गई, तो हम जब भी ड्रग पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कोई भी ड्रग रिलेटेड पढ़ेंगे, तो अगर हम ये कहेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये रिसेप्टर्स होते हैं और इन रिसेप्टर का ये वर्क होता है, एक्साइटेटरी एक्शन है या इनहिबिटरी एक्शन है। तो ये हमें बेसिक एक तरह से नॉलेज दे रहा है रिसेप्टर्स के बारे में। यहाँ से हमको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर ये चीज़ें हमें नहीं याद है, नहीं पता है, तो हमें जो ड्रग का एक्शन है, जो स्पेसिफिक इफेक्टर ऑर्गन पे जो ड्रग का एक्शन है, वो हम नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए भी कि मस्करेनिक टाइप के रिसेप्टर्स कितने तरह के होते हैं और हर का जो सब टाइप है वो उसका लोकेशन कहाँ पे है, क्या मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मस्करेनिक रिसेप्टर। तो हम 3 तरह के मस्करेनिक रिसेप्टर यहाँ डिस्कस करेंगे, M1 M2 M3। M1 का लोकेशन है, M1 को हम कहते हैं न्यूरोनल टाइप या गैस्ट्रिक टाइप। जैसे निकोटिनिक वाला न्यूरोनल टाइप तो हुआ करता था, वैसे M1 भी न्यूरोनल टाइप है और इसको गैस्ट्रिक टाइप भी कह सकते हो, क्योंकि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाए जाते हैं और न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो एन टाइप के हर गैंग्लिया में पाए जाते हैं। तो M1 रिसेप्टर भी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में मिलते हैं। हर ऑटो साइंस सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक है, वहाँ गैंग्लिया में जो एन टाइप का निकोटिनिक रिसेप्टर भी होता था और एक मस्करिन रिसेप्टर भी होगा, वो M1 टाइप का मस्करिन रिसेप्टर। तो कहाँ होंगे? ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में। ये क्लियर हो गया। दूसरा होंगे जो दो लोकेशन है M1 रिसेप्टर का, वो है पैराक्राइन सेल्स। पैराक्राइन सेल्स जिसको हम पैराइटल सेल्स कहते हैं, स्टमक का पैराक्राइन सेल्स जो कि HCl सिक्रीट करता है। और कुछ ब्रेन में होंगे, CNS वाले पार्ट में कुछ जो न्यूरॉन्स हैं CNS में, वहाँ पे भी M1 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो लोकेशन हमें पता चल गया कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया यानी NN टाइप का निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप भी पाया जाता है और M1 का मस्करेनिक रिसेप्टर भी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में पाया जाता है। दूसरा लोकेशन है पैराक्राइन सेल्स और CNS। फंक्शन क्या आएगा? इनका एक्साइटेटरी फंक्शन होता है। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि M1 का एक्शन एक्साइटेटरी, यानी कोई चीज है तो कंट्रैक्शन होगा, कोई ग्लैंड है तो सिक्रीशन होगा। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होगा, अगर पैराक्राइन सेल्स के ऊपर जो M1 रिसेप्टर है उस पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा, तो इसका मतलब एसिटिक एसिड जो है HCl का सिक्रीशन बढ़ेगा, GI मोटिलिटी पेरिस्टालसिस बढ़ेगी। और अगर ये गैंग्लिया में है तो गैंग्लिया में भी एक एक्साइटेटरी एक्शन होगा। तो एक्साइटेशन ऑफ ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, एक्साइटेशन ऑफ ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। और CNS में भी है तो CNS में भी ये एक्साइटेटरी एक्शन, यानी न्यूरॉन्स में जो ब्रेन में ये एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा, तो एक्साइटेटरी एक्शन होगा। किस रिसेप्टर की वजह से? M1 रिसेप्टर की वजह से। तो ये हो गया फंक्शन और मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हम लोगों ने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये भी आपके लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में मैकेनिज्म में फास्फोलाइपेज C वाला एक्शन लगेगा। फास्फोलाइपेज C जब एक्टिवेट होता है
तो फास्फोइनोसिटॉल डाइफॉस्फेट को ब्रेक ऑफ करता है, और ब्रेक ऑफ होने के बाद क्या बनता है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और डाइएकाइल ग्लिसरॉल। और यही इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट फिर क्या करता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, यानी कैल्शियम का रिलीज करवाता है वेसिकल से, और फिर वो कैल्शियम काल्मोड्यूलिन प्रोटीन से बाइंड होकर के फर्दर जो एक्शन शो करेगा वो एक्साइटेटरी एक्शन होगा, डीपोलराइजेशन होगा, मसल होगा तो कोई कंट्रैक्शन होगा, कोई ग्लैंड है तो सिक्रीशन कराएगा, सीएनएस में एक्साइटेशन होगा। तो ये एक्साइटेटरी एक्शन इस मैकेनिज्म जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से मीडिएटेड ये रिसेप्टर मैकेनिज्म है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आपको पूरा पता होना चाहिए कि कितने तरह के जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे IP3 डैग वाला मैकेनिज्म लगेगा। इनका जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट है ऑक्सोट्रिनोरिन है, एंटागोनिस्ट पैरेंजेपाइन और टेलेंजेपाइन है। कई बार कंपटीशन में पूछा जा सकता है M1 एंटागोनिस्ट कोई बताओ, तो M1 एंटागोनिस्ट होंगे पैरेंजेपाइन और टेलेंजेपाइन। तो M1 का रिसेप्टर का लोकेशन हो गया। अब बात आती है M2 रिसेप्टर। M2 रिसेप्टर कार्डियक टाइप का होता है, यानी हार्ट पे ये दिखेंगे आपको, ऐसे नोड में दिखेगा आपको, एवी नोड में दिखेगा, एट्रिया में होगा, वेंट्रिकल्स में होंगे। तो और ये M2 रिसेप्टर जो होंगे ये हमेशा इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं। M1 वाले एक्साइटेटरी एक्शन शो करते थे, लेकिन M2 इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा। तो जो ऐसे नोड पे M2 रिसेप्टर है, अगर वहां स्टाइल कोलिन बाइंड होगा तो इसका मतलब इम्पल्स जनरेशन डिक्रीज होगा। अगर एवी नोड पे जो M2 रिसेप्टर है वहां स्टाइल कोलिन बाइंड करेगा, एवी नोड वाले पे M2 रिसेप्टर पे स्टाइल कोलिन एक्ट करता है, तो कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एट्रिया का कंट्रैक्शन डिक्रीज होगा, वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और जो प्री साइनेप्टिक न्यूरोनल एंड में भी पाए जाते हैं, जो ब्रेन में जो या पेरिफेरल या सेंट्रल कहीं भी जो न्यूरॉन्स हैं, ये सपोज कर लीजिए कि ये न्यूरॉन्स है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, तो यहाँ पे ये यहीं पे M2 रिसेप्टर होते हैं। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पे तो दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक हो गया। तो अब ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होकर ये M2 रिसेप्टर पे अगर बाइंड हो गया तो एसिटाइल कोलिन का फर्दर रिलीज वो रुक जाता है। तो यहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरोनल एंड में भी ये M2 रिसेप्टर होते हैं, जिनके एक्शन से जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज होना वो इनहिबिट हो जाता है। तो क्योंकि इनहिबिशन वाला यहाँ पे मैकेनिज्म चल रहा है, यहाँ M2 रिसेप्टर मतलब इनहिबिटरी एक्शन, M1 मतलब एक्साइटेटरी एक्शन, ठीक है। तो वेगल ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज, वेगल ब्रेडिकार्डिया यानी न्यूरोनल जो वेगल है वो डिक्रीज होगा, और हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा। तो वेगल इनहिबिशन होगा, और जो फर्दर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज प्री साइनेप्टिक न्यूरोनल एंड की वजह से। यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो भी जी प्रोटीन का कपल्ड रिसेप्टर है, लेकिन अदर वाला जो मैकेनिज्म है जहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज काम करता है, एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट होता है, यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब रिसेप्टर स्टाइल कोलिन M2 रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट होगा, एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट होगा तो साइक्लिक AMP का लेवल भी डिक्रीज होगा। और दूसरा क्या होगा कि पोटेशियम चैनल, जो इन्हीं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से आयन चैनल वाले भी होते हैं, ये पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे, जिससे क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, कंट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल यानी हाइपरपोलराइजेशन इनहिबिटरी एक्शन शो करता है। हाइपरपोलराइजेशन क्या करता है, इनहिबिटरी एक्शन शो कर रहा है। तो इस तरीके के मैकेनिज्म यहाँ पे लगेंगे M2 रिसेप्टर में। एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट होगा, साइक्लिक AMP डिक्रीज होगा, कैल्शियम कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा और फर्दर भी क्या हो गया, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसकी वजह से, हाइपरपोलराइजेशन की वजह से, कैल्शियम डिक्रीज होने की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर है फर्दर वो डिक्रीज होगा, उसका सिक्रीशन नहीं हो पाएगा। तो इनके जो एगोनिस्ट है, सेलेक्टिव एगोनिस्ट, उनको कहते हैं मेथाकोलिन, और जो इनका सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है ट्राइपिट्रामीन और मेथोट्रामीन। तो ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट तो हमको भाई लर्न होने चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, हमें क्या लोकेशन पता होना चाहिए। लोकेशन के बगैर हम उसका एक्शन नहीं बता पाएंगे। और दूसरा हमको इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक्साइटेटरी एक्शन यहाँ प्ले करेगा या इनहिबिटरी एक्शन। तो M1 एक्साइटेटरी, M2 इनहिबिटरी, ये हमें याद रहना चाहिए।
ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ अगर ऐसे नोड पे है तो डिक्रीज होगा, ए बी नोड पे है तो डिक्रीज, सब कुछ डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं, सिक्रीशन है तो इंक्रीज हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है, यहाँ पे इन्वेशन हो रहा है। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट रिसेप्टर है M3 टाइप का रिसेप्टर है। M3 इनको हम ग्लैंडुलर रिसेप्टर भी कहते हैं। ग्लैंडुलर टाइप के M3 रिसेप्टर्स होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट M1 M2 M3 का लोकेशन हमें याद होना चाहिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड, चाहे वो पैंक्रियाटिक जूस हो का सिक्रीशन हो, सेलेरी ग्लैंड का गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो, या कोई भी लिवर का सिक्रीशन हो, तो जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो एंजाइम सिक्रीट करेंगे उन्हीं ग्लैंड्स पे ये M3 रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरा लोकेशन ये है कि स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो विसरल स्मूथ मसल होते हैं, ऑटोनॉमिक वाले स्मूथ मसल्स होते हैं, वहां पे ये M3 रिसेप्टर्स होते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट लोकेशन है इनका वैस्कुलर एंडोथेलियम, यानी जो ब्लड वेसल्स के जो एंडोथेलियल लेयर हैं वहां पे इनका M3 रिसेप्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे ये सिक्रीशन क्या है, M3 रिसेप्टर का मतलब एक्साइटेटरी एक्शन, फिर से ये एक्साइटेटरी, ये इनहिबिटरी, ये एक्साइटेटरी, तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। एक्साइटेटरी एक्शन है तो इसका मतलब अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड पे M3 है, एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा M3 रिसेप्टर पे, तो इसका मतलब सिक्रीशन बढ़ेगा, सेलेब्री सिक्रीशन बढ़ेगा, ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ेगा, ग्लैंडुलर सिक्रीशन बढ़ेगा। तो जो भी सिक्रीशन होने हैं वो एक्सोक्राइन सिक्रीशन का मतलब ये है कि बढ़ेगा भाई। स्मूथ मसल है अगर तो स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन होगा, क्योंकि इनका M3 का काम एक्साइटेटरी एक्शन है, तो स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन होगा, जीआई मोटिलिटी बढ़ेगी, जीआई वाली जो स्मूथ मसल्स हैं, स्टमक वाली, वो कंट्रैक्शन होगा, इंटेस्टाइनल कंट्रैक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, तो स्मूथ मसल कंट्रैक्शन होगा। तीसरी जो बात याद रखनी है वैस्कुलर एंडोथेलियम। वैस्कुलर एंडोथेलियम में जो अगर M3 रिसेप्टर है उस पर एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा तो नाइट्रिक, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेंगे। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं कि जो स्मूथ मसल है वैस्कुलर वाले, यानी ब्लड वेसल्स में जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको ये रिलैक्स कराता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये वैस्कुलर एंडोथेलियल का कंट्रैक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, देखिए यहाँ अपोज वाला काम हो रहा है, एक तरह से इनहिबिटरी एक्शन हो रहा है, लेकिन ये एक तरह से यहाँ पे देखिए तो सिक्रीशन बढ़ा रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो वैस्कुलर एंडोथेलियम में ये इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन में हम क्या करते हैं, एक्सोक्राइन सिक्रीशन हो रहा है, स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन हो रहा है, तो वैस्कुलर एंडोथेलियल का मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है वो उनका भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो यहाँ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होंगे तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेंगे, जो वैस्कुलर में जो ब्लड वेसल्स में जो स्मूथ मसल है उनको रिलैक्स कराते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है, वैसो डायलेटर होते हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स जब रिलैक्स करेगा तो वैसो डायलेशन होगा। तो यहाँ पे ये काम एक तरह से वैसो डायलेशन इनहिबिटरी एक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे एक्साइटेटरी एक्शन ही किया क्योंकि इन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराया, ये एक्साइटेटरी एक्शन है। इनका जो मैकेनिज्म है सेम M1 की तरह है, यानी IP3 टैग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तो यहाँ हम तीनों देख रहे हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, बस टाइप उनके अलग अलग है। निकोटिनिक वाले रिसेप्टर में हमने देखा था कि सारे लिगैंड गेटेड आयन चैनल यानी सोडियम चैनल को ओपन कर रहे थे, है ना। यहाँ पे सेम एज M1, इनका जो एगोनिस्ट है वो बेथा निकोल है, और जो इनका एंटागोनिस्ट है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, HSSD, हेक्सा हाइड्रोसिला डाइफेनिडॉल, हेक्सा हाइड्रोसिला डाइफेनिडॉल, शॉर्ट में HSSD देते हैं। और डेरिफेनासिन भी दूसरा एंटागोनिस्ट है। तो ये सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है M3 रिसेप्टर्स के, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के ही बेस पे ये M1 M2 M3 डिवाइड किया गया है।
M4 और M5 का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो वेल नोन नहीं है, बहुत लेस डिफाइंड है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमको सिर्फ M1 M2 M3 रिसेप्टर की अच्छे से डिस्कस करना है। इसके बाद जो भी ड्रग्स आप पैरासिम्पैथेटिक वाले उठाएंगे आपको इनका एक्शन पता चल जाएगा। अगर लीवर पे है तो क्या एस्टाइलकोलिन का एक्शन आएगा, ब्रोंकियल सेक्रेशन पे क्या आएगा, स्मूथ मसल्स पे आएगा। इन्हीं चार्ट की वजह से सारा एक्शन आपको क्लियर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।